नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ मयंक कोठारी। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट के नए स्टडी मटेरियल के बारे में जो एसएफएम के लिए लॉन्च किया गया है। मटेरियल 2022 के लिए, यानी कि मई 2022 और आगे के अटेम्प्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। पिछले 3 साल से इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट हर साल स्टडी मटेरियल अपलोड कर रही है कुछ चेंजेस के साथ में। तो आज हम कंपेयर करेंगे सर कि जो पिछले साल का स्टडी मटेरियल था 2020 का, ऑलमोस्ट एज ऑफ नाउ जिनके पास में वो पुराना वाला मटेरियल ही होगा, अगर आपने रजिस्टर करा के रखा है या आपके पास में स्टडी मटेरियल होगा तो उसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बड़े चेंजेस, छोटे चेंजेस, छोटे से छोटे चेंजेस, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सर। एक चीज़ मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि कोई भी मेजर चेंज नहीं है, मेजर कोई भी चेंज नहीं है। कुछ करेक्शंस है, एक दो एडिशंस है और कुछ डिलीशंस है, तो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन 43 चेंजेस है जो आपको स्टडी मटेरियल में चेंज करने हैं। कहाँ कहाँ पे है वो मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। अब मेरी बात पहले ध्यान से रखिए, ध्यान से सुनिए कि अगर आपके पास में पुराना स्टडी मटेरियल है, उसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं तो वो लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं हाथों हाथ वो आपका करा दूंगा। इसके बाद ये जो फाइल मैं डिस्कस कर रहा हूँ सर, ये फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी। सीए मयंक कोठारी नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यूट्यूब के। सो यू विल गेट एवरीथिंग। तो ये जो मैंने पेज नंबर और कुछ नोटेशन किए इनके बारे में मैं बता दूंगा, ताकि आपको हेल्प हो जाएगी कहाँ कहाँ पे एडिशन, करेक्शन, रिप्लेसमेंट, डिलीशन ये हुए हैं पहचानने में, ठीक है। आइए सर शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ, वो है फाइनेंशियल पॉलिसी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। सबसे पहली चीज़ ध्यान देना कि ये जो मटेरियल आया है ये नवंबर 2021 में आया है। इसका कंपैरिजन किया गया है नवंबर 2020 के एडिशन के साथ में, यानी कि 20 के एडिशन के बाद ये जो एडिशन आया उसके बीच जो एडिशन, डिलीशन, रिप्लेसमेंट और करेक्शन हुए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी नया क्वेश्चन हालांकि ऐड नहीं हुआ है। सबसे पहला है फाइनेंशियल पॉलिसी और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। उनमें उन्होंने क्या किया है, एक हेडिंग ऐड कर दी है सिर्फ, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से। बाकी सब कुछ सेम है, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान देना। वो है पेज नंबर 1.2। ए का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ए लिखा है उसका मतलब है एडिशन। हम यहाँ पे लिख देते हैं ए, यानी कि मैं फटाफट ख़त्म करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो 1.2 पेज नंबर पे आएंगे आप नए स्टडी मटेरियल में। तो ये नया स्टडी मटेरियल 2022 मैंने जानबूझ के लिख के रखा, समझ में आ जाए। 1.2 पेज पे, ठीक है। तो नए स्टडी मटेरियल का पेज है 1.2, पुराने का भी ऑलमोस्ट 1.2 ही होगा। तो अगर आप पुराना निकालेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि उसमें और इसमें क्या चेंज है। 1.2, ये देखो यहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखी है। पुराने स्टडी मटेरियल में इस पैराग्राफ के बाद में जो फील कंफर्टेबल वाला पैराग्राफ है उसके बाद सीधा ये चालू हो रहा था। अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ हेडिंग ऐड कर दी, ठीक है। अब अगर हमें कंपेयर करना है ना तो साइड बाय साइड दूसरा पीडीएफ भी रखना ही पड़ेगा। पुराना वाला ये रहा, तो मैं इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन में आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। ये देखो। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वी कॉल वाला पैराग्राफ आपको उधर भी दिखेगा, लेकिन ये हेडिंग नहीं है उन दोनों पैराग्राफ के बीच में, बस ये एक हेडिंग ऐड कर दी गई है। तो कुछ भी मेजर नहीं है जो आप मिस आउट कर रहे हो उसमें, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा, इसे हम क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूज़ अ डिफरेंट कलर पेन सो दैट कहीं कोई दिक्कत ना आए हमें। डार्क ग्रीन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो चुका है। इसके बाद सेम इसी तरीके से एक और पॉइंट ऐड हुआ है, इंसर्शन ऑफ सब हेडिंग सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ये एक पॉइंट यानी कि हेडिंग ऐड करिए, इंक्लूडिंग स्मॉल चेंज इन द लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द कंटेंट। तो ये आपको 1.8 पेज पे मिलेगा। तो हम पहले 1.8 पेज पे पहुंच जाते हैं सर। 1.6, 7 और 8, ध्यान देना। ये पुराना स्टडी मटेरियल उधर है और ये वाला नया स्टडी मटेरियल है 2022 का। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो इस टेबल के नीचे वहां पे देखोगे तो कोई हेडिंग नहीं है, तो ये हेडिंग ऐड हुई है, ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट वाली। और उसके बाद में ये जो सेकंड लाइन है ना, ये जो सेकंड लाइन है यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा है द असेट टू इक्विटी रेशियो। पुराने वाले मटेरियल में क्या था, द असेट टू बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इक्विटी रेशियो। तो ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड वाला जो वर्ड है ये डिलीट कर दिया गया है नए मटेरियल से, दैट्स इट। ये स्मॉल चेंज है और वो
डेफिनेशन में एडिशन है। तो ऑल इन ऑल पहले वाले चैप्टर में कुछ भी मेजर आप मिस आउट नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं बारी सर सिक्योरिटी वैल्यूएशन डायरेक्ट चौथे चैप्टर में। तो ना सेकंड में चेंज है ना थर्ड में चेंज आ रहा है कुछ भी। अब सेकंड चैप्टर में आते हैं 4.9 पेज पे उन्होंने क्या किया है। फोर पॉइंट नाइन पेज नंबर आप अपने मटेरियल में भी निकाल सकते हो। अब आप अगर ये वीडियो भी पूरा देख लो तो आपको सारे चेंजेस पता चल जाएंगे। आप नोटबुक लेके लिख भी सकते हो। और मैं अभी यहाँ पे 4.9 निकाल लेता हूँ। मैंने क्या ना बुकमार्क करके रखना चाहिए था। अगर मैं बुकमार्क करके रखता ना तो आई थिंक फटाफट चीज़ें मिल जाती। कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। हालांकि मैंने येलो और वो सब मार्किंग करके रखी है। ये रहा। अब एच मॉडल नाम का एक कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में। उसमें पुराने मटेरियल में क्या था, पुराने मटेरियल में अगर आप देखोगे, मैं एक सेकंड, हाँ ये काम आ जाएगा। ये देखो पुराने मटेरियल में देखोगे तो हाफ लाइफ ऑफ हाई ग्रोथ पीरियड था। अब उसको नए मटेरियल में हाफ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिशन ग्रोथ पीरियड। तो जो भी ट्रांजिशन ग्रोथ पीरियड मतलब अगर 12% की ग्रोथ है वो 13 हो रही है तो ट्रांजिशन हो रहा है, बदल रही है। तो वो जो बदली हुई पीरियड, बदला हुआ ग्रोथ रेट का जितना भी पीरियड होगा यानी कि ड्यूरेशन होगा उसका आधा लेना है। तो मीनिंग ऑलमोस्ट सेम निकलता है। ठीक है, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम निकलता है। ये आपको एक चेंज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई बड़ा चेंज नहीं है ये भी। उसके बाद दोनों में 4.9 पेज नंबर है ना, हम भी दे देते हैं दोनों में 4.9। ठीक है, ये भी 1.8 दे देता हूँ, ये भी 1.2 ले देते हैं। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 4.14 पे चेंज इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ थेरोटिकल वैल्यू ऑफ राइट। ये जो थेरोटिकल वैल्यू है राइट की, उसके प्रेजेंटेशन में बदलाव आया है, ध्यान देना। 4.14 ये रहा। ये दोनों पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं ये भी टेलीग्राम चैनल में आज ही अपलोड कर दूंगा। यू कैन सर्च इन द नेम। मैं इन सब के लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ध्यान दो, पुराने मटेरियल में क्या था अगर आप देखोगे तो थेरोटिकल वैल्यू ऑफ राइट P0 माइनस एस दिया था। यहाँ पे करेक्शन भी समझ में आएगा आपको। P0 यानी कि प्राइस राइट इशू के पहले की, माइनस सब्सक्रिप्शन। P0 का मतलब यहाँ पे देखो दिया हुआ है, P0 प्राइस ऑफ शेयर प्री राइट इशू। तो वही था यहाँ पे, प्राइस ऑफ शेयर प्री राइट इशू माइनस सब्सक्रिप्शन। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे नए स्टडी मटेरियल में तो दैट इज एक्स राइट प्राइस माइनस सब्सक्रिप्शन। तो ये एक्चुअल में P1 है। एक्स राइट प्राइस का मतलब क्या होता है, P1 बोल सकते हो आप उसको। P0 अगर प्री राइट प्राइस थी तो P1 हो गया आपका एक्स राइट प्राइस। तो ये सिर्फ एडिशन या रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक तरह से करेक्शन भी है। तो मैं R और C दोनों नाम दे देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली ये मोटा मोटा करेक्शन ही है तो मैं उसको C नाम दे देता हूँ। C का मतलब होता है सर करेक्शन, R का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब पुराना हटा के उसके जगह नई वर्डिंग्स डाल दी गई हो। तो ये मोर ऑफ करेक्शन है। अब क्यों करेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज थे कि यहाँ पे सर P0 माइनस एस लिखा है और अब P1 माइनस एस आ गया। P1 एक्स राइट प्राइस यानी कि P1, हालांकि उन्होंने सिंबल में ना देते हुए ऐसा लिखा है, बट ये है P1 माइनस एस। ठीक है, आगे देखेंगे हम नया वाला 20 ये रहा। तो ये सेकंड हो गया। इंसर्शन ऑफ अ न्यू पैरा 8.16 फॉर रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड। ये एक नया एडिशन हुआ है। रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड के पहले भी क्वेश्चन हुआ करते थे बट कोई एज सच स्पेसिफिक डेफिनेशन या उसमें क्या करना है वो नहीं दिया हुआ होता था इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। अब उन्होंने ऐड कर दिया, दैट इज ऑन 4.23 पेज। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो टू 4.23 पेज। वो आपको ओल्ड स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा क्योंकि था ही नहीं, बट वो कौन से पॉइंट के बाद आएगा ये भी मैं बता देता हूँ।
ओल्ड स्टडी मटेरियल में जीरो कूपन बॉन्ड के बाद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, वही अगर आप नए स्टडी मटेरियल में जाओगे तो यू विल फाइंड जीरो कूपन बॉन्ड के बाद में रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड वाला टॉपिक आ गया। तो ये इतना पैराग्राफ ऐड किया गया है। ये वाला स्टडी मटेरियल आपको एक्सेसिबल होगा, लिंक में दे दूंगा, उससे आप एक्सेस कर सकते हो सर। ठीक है, 4.23 पेज, और ये पेज नंबर सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, तो ये एक नया एडिशन हुआ है रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड का। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या है, इसमें कुछ भी सीखने लायक नहीं है अगर आपने रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड के क्वेश्चन कर लिया है तो। अगर नहीं करे हैं तो यही चीज़ आपको क्लास में या क्वेश्चंस के थ्रू सिखाई गई है, जो चीज़ यहाँ पे डिटेल में लिखी गई है। एक तरह से ये कैपिटल बजटिंग का ही क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग वाली मेथड यूज़ करके हम उससे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद करेक्शन इन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं, 4.49। अब थोड़ा मैं डिस्कशन करना शुरू करूंगा क्योंकि अब आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स की बारी आई है। 4.49 और यहाँ 4.50। ठीक, ये क्वेश्चन पहले से ही इंस्टीट्यूट के मटेरियल में थोड़ा सा गलत था, जिसको उन्होंने ठीक कर दिया। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है, 15 का जो थर्ड पार्ट है, अगर आप पुराने मटेरियल में देखोगे तो आपको वहां पे ऐसी वर्डिंग दिखेगी, बीटा डिक्रीजेस टू 1.3, जबकि क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें इंक्रीज वाला वर्ड था। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे सिर्फ एक है, बीटा राइजेस टू 1.3। उन्होंने क्या करेक्शन किया कि डिक्रीज की जगह इंक्रीज ऐड कर दिया, इंक्रीजेस या राइजेस। ठीक है, ये वर्ड रिप्लेस कर दिया। बाकी आंसर तो पहले भी सही था, आंसर में कहीं गलती नहीं थी। वहां डिक्रीजेस लिखा था, उसको उन्होंने ठीक कर दिया राइजेस। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर दिया ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन में। ठीक है, अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 27 में। इन लास्ट टेबल, बहुत ही छोटा सा चेंज है ये, 4.57 पेज नंबर पे, बहुत ही छोटा सा है, उसमें भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4.57, 57 तो है, अच्छा 4.56 है ओल्ड मटेरियल में, और न्यू मटेरियल में 4.57 पे आ जाएंगे। अब देखो, ओल्ड मटेरियल में क्या था सर, 4.57 या 56, ओल्ड मटेरियल में 4.56 पेज नंबर पे अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी परचेज में यहाँ पे 972.73 की प्राइस लिखी है। ठीक है, जबकि ऊपर के कैलकुलेशन में, ऊपर अगर आप आओगे तो दैट इज 972.63, 73 नहीं था, 63। तो बस यही करेक्शन करना था, ये यहाँ पे 73 लिख दिया था इंस्टीट्यूट ने गलती से। तो वही करेक्शन उन्होंने यहाँ पे किया, वापस 972.73 की जगह 63 कर दिया, उससे फाइनल आंसर थोड़ा सा बदला, तो 51.79 की जगह वो उन्होंने कर दिया 51.80। तो ये एक करेक्शन है छोटा सा, ये आप कर लोगे। अब तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में मोटा मोटी देखा जाए तो कुछ भी मेजर चेंज नहीं है, सिवाय दो पॉइंट के। एक आ गया सर आपका ये थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द राइट वाला, दूसरा आ गया आपका रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड का पैराग्राफ ऐड हुआ है। बाकी तो बहुत ही बेसिक करेक्शन थे, मतलब सिली मिस्टेक्स वाले करेक्शन है, उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो वो भी जान लेगा कि कुछ तो इंस्टीट्यूट के प्रिंटिंग में ही गलती है। ठीक है, तो ये मैंने दो मार्किंग करा दी है जो ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आते हैं सर पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो में भी कुछ तकरीबन 6 चेंजेस है। ठीक है, तो पहला चेंज है सर जेनसन अल्फा के बारे में, जहां पे लिखा हुआ है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ उन्होंने ऐड किया है 5.50 और 48 पेज नंबर पे। अब देखो, जेनसन अल्फा का जो पैराग्राफ है वो रहा ये। ठीक है, यहाँ पे 10.3 जेनसन अल्फा चालू होता है, और ये लास्ट पैराग्राफ है, एज लॉन्ग एज एप्पल्स आर कंपेयर टू एप्पल्स वाला पैराग्राफ जो है। हम यहाँ पे आते हैं।
अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो वो रहा ये वाला पैराग्राफ, एज लॉन्ग एज एप्पल्स आर कंपेयर टू एप्पल्स। उसके बाद नए स्टडी मटेरियल में उन्होंने ये एक पॉइंट ऐड कर दिया, ये मैं आपको यहीं पे कवर करवा देता हूँ, आगे और बढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर अल्फा पॉजिटिव है तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, और निगेटिव है तो कंपनी के लिए बुरी बात है। पॉजिटिव है मतलब वो कंपनी या जो भी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा रहा है। निगेटिव अल्फा इसका मतलब एक्सपेक्टेशन से कम कमा रहा है, ध्यान देना। अल्फा कैन ऑल्सो बी, इसको छोटा कर देते हैं, हाँ, अल्फा कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो और अ फंड मैनेजर। While a positive alpha indicates that the fund manager is doing well, negative alpha indicates that portfolio manager is not doing well. So अगर हमने उससे एक्सपेक्ट किया था कि वो 10% कमा के दे और 12 कमा के दिया, यानी जेनसन्स अल्फा अगर आपका 12 आया तो 2%, सॉरी, एक्सपेक्टेशन अगर 10 की थी और रिटर्न एक्चुअल में 12 का आया तो अल्फा हो गया 2, 12 माइनस 10, तो पॉजिटिव अल्फा यानी कि फंड मैनेजर इज डूइंग वेल और बेटर देन आवर एक्सपेक्टेशन। यह आ गया पॉइंट यहाँ पे कवर। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया है तो आपके लिए एक नॉलेज में ही एडिशन है, बाकी नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 15 हैज बीन रिवाइज्ड। तो कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं, 5.96 पेज नंबर पे हमको मिलेगा वो। ओल्ड मटेरियल में भी 96 का पेज नंबर है और न्यू में भी 96 है, और ये बहुत ही बेसिक है। रेगुलर बैच में जिन्होंने करा है उनमें मैंने आपको क्लियर ये पहले ही बता दिया था, तो कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ आ जाओ 96 में। अच्छा 96 का ना मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये, 17। क्वेश्चन से ही आंसर पता चल रहा था, उन्होंने फालतू में कैलकुलेशन किया, आपका टाइम वेस्ट किया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन था मिस्टर अभिषेक इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में उन्होंने फर्स्ट पार्ट जो है वो पूछा था वरायंस ऑफ रिटर्न फ्रॉम MFX, MFY और मार्केट रिटर्न, म्यूचुअल फंड एक्स, म्यूचुअल फंड वाई और मार्केट रिटर्न। वरायंस ऑलरेडी यहां पे दिया है 4.8, 4.25 और 3.1। ये देख रहे हो, 4.8 एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ आएगा 4.25 और मिक्स में ये 3.1। ये तीनों चीजें ऑलरेडी दी हुई थी क्वेश्चन में, फिर भी ओल्ड स्टडी मटेरियल में उसको कैलकुलेट किया गया था अलग से, ठीक है। तो ये 4.8 कैलकुलेट किया, फिर 4.25 और 3.1। जब दिया हुआ है तो वापस क्यों कैलकुलेट करना, इंस्टीट्यूट ने वही चीज यहां पे लिख दी कि ऑल्टरनेटिवली डायग्राम में अगर हम डायगोनली जाए तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, सिंपल, ठीक है। यही आंसर टेबल में दिया हुआ है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि नॉलेज के लिए आपको ज़रूरी ये भी है कि निकाला कैसे है ये भी पता चल जाएगा। सो दैट्स वन गुड थिंग। और ठीक है, तो ये भी पार्ट हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, उसमें भी ऑल्टरनेटिव अप्रोच उन्होंने इंक्लूड करी है। पहले नहीं थी ऑल्टरनेटिवली कैसे आंसर निकालते हैं, पार्ट 3 में अब निकाला है। तो हम वो पेज नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 5.11, 111, 5.111। ध्यान देना, मैं आपको नए स्टडी मटेरियल में डायरेक्ट बता देता हूँ। और ये वाला पॉइंट भी हमने फास्ट ट्रैक में अगर आपने देखा होगा या कहीं आपने रेगुलर बैच में देखा होगा तो वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था कि इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे रुपीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। वो गलत नहीं है बट अप्रोप्रिएट भी नहीं है। कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो परसेंटेज में निकालो पोर्टफोलियो में, वो ज़्यादा बेटर पिक्चर देता है आपको, जो भी आपका पर्पज़ होगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। तो इंस्टीट्यूट ने आज तक, अब तकरीबन 7-8 साल 9 साल से तो मैं देख रहा हूँ उस क्वेश्चन में करेक्शन नहीं किया, आज भी करेक्शन नहीं किया, लेकिन जो सही आंसर है वो ऑल्टरनेटिव में दे दिया। अब देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोला था, तो ये जो पहले के 2 टेबल दिख रहे हैं आपको, उसमें उन्होंने रुपीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, 21 रुपए
और आई थिंक 14 रुपए। बट अब यहाँ पे उन्होंने ये पूरा नया ऑल्टरनेटिव, जितनी मैंने येलो मार्किंग करी है वो डाल दिया, ये बोल के कि ऑल्टरनेटिवली बेस्ड ऑन रिटर्न इन परसेंटेज टर्म्स स्टैंडर्ड डेविएशन कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। तो पहले क्या था, रुपीज में स्टैंडर्ड डेविएशन, अब उन्होंने बोला परसेंटेज में भी निकाल सकते हो आप। ये तो पहले दिन से ही होना चाहिए था क्वेश्चन में, अप्रोप्रिएट ये है, ठीक है। तो परसेंटेज में निकालना कैसे, बहुत ही सिंपल है सर। ऊपर जो आपने रुपीज़ में रिटर्न लिया और बाकी जो प्रोसेस फॉलो करी, वही प्रोसेस यहाँ फॉलो करनी है, सिर्फ परसेंटेज में रिटर्न लेना है, बाकी आपका आंसर सारा का सारा सेम आएगा, ठीक है। तो जो हमने क्वेश्चन किया था वो परसेंटेज के हिसाब से किया था पहले दिन से, तो आपको भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं आपके मटेरियल में, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर ये वाला पॉइंट, आंसर टू पार्ट 2 and 3 of question number 36 as per alternative approach has been included। तो 2 और तीसरे पार्ट में ऑल्टरनेटिव अप्रोच के हिसाब से भी आंसर बताया, तो 117 और 115 पेज नंबर, ओल्ड मटेरियल में 115 पेज नंबर पे आ जाएंगे सर, और नए मटेरियल में 117। फाइव पॉइंट ना, कुछ खास नहीं है, एक नया बस तरीका इन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पे, और कुछ मेजर चेंज नहीं दिख रहा मुझे। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें आपको 3 चीज़ें निकालनी थी पोर्टफोलियो बेटा। आई थिंक मैं क्वेश्चन पे ले जाऊँ तो ठीक है, दूसरी जगह में आंसर तो इधर अवेलेबल है ही। ये देखो, ये अगर आपको क्वेश्चन याद होगा, अ पोर्टफोलियो मैनेजर, इधर में अ पोर्टफोलियो मैनेजर हैज़ द फॉलोइंग 4 स्टॉक्स इन इज पोर्टफोलियो, और ऐसे 4 स्टॉक थे और आपको निकालने बोला था कि पहले तो पोर्टफोलियो बीटा निकालो, उसके बाद में बीटा रिड्यूस करना है तो कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, बीटा इंक्रीज करना है तो कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। उसके आंसर भी प्रॉपर दिए थे। अब इंस्टीट्यूट ने उसके आंसर में ऑल्टरनेटिव अप्रोच डाल दिया सेकंड और थर्ड पार्ट में, कि ये जो पोर्टफोलियो बीटा 1.20, अच्छा ये रहा यहाँ पे, ये जो 11 लाख, ये तो थर्ड पार्ट है, ये 4,62,050 का एडिशन है, उसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका यहाँ पे दे दिया उन्होंने, सेकंड थर्ड का यहाँ पे ऑल्टरनेटिव अप्रोच, कि पहले तो उन्होंने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को एक्स मान लिया, और फिर पूरा बीटा कैलकुलेट किया, और फिर पोर्टफोलियो बीटा के फॉर्मूले में रखा, तो अपने आप एक्स की वैल्यू 460 to 500 आ गई। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सेम ही चीज़ है, तो एक नया तरीका है आपको क्रॉस चेक करने का आंसर ये इसमें, ठीक है। थर्ड में भी उन्होंने सेम वैसे किया कि एक्स ना लेते हुए वाई लिया, फिर इसे टेबल में रखा, और फिर पोर्टफोलियो बीटा के फॉर्मूले में रखा, तो वाई की फिगर आ गई उतनी ही, ठीक है। आगे बढ़े, अभी तक मेजर कुछ भी नहीं आया इस चैप्टर में भी जो हमें चिंता करने की ज़रूरत है। जेनसन सल्फा में एक पोर्शन ऐड हुआ था, और एक क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्शन छोटा सा था वो। अब आते हैं सर इसका लास्ट पार्ट जो है, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 39 हैज़ बिन रिवाइज्ड। तो 39 पे आते हैं, 119। ये इंस्टीट्यूट में गलत था बहुत टाइम से, और अच्छा हो गया उन्होंने ठीक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 39 ना, तो मैं पहले 39 इधर आपको दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 39 बहुत छोटा सा था, ये रहा 39। उसमें सेकंड पार्ट देखो, एस्टिमेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिस्काउंट रेट फॉर एन एक्सपांशन ऑफ द कंपनीज प्रेजेंट बिजनेस, ठीक है। कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने बोली थी। अब हम 39 115 16 ये रहा। अब पिछली गलती भी बता दूंगा मैं आपको इसमें क्या थी, और अभी का आंसर भी बता दूंगा। देखो, अब पिछले मटेरियल में इन्होंने क्या किया था,
उसके पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। उसका पहला पार्ट था पोर्टफोलियो बीटा निकालना। तो पोर्टफोलियो बीटा जो निकाला था वो था 0.9, एकदम नीचे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सही है। पोर्टफोलियो बीटा जो निकाला था 0.9, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बट 0.9 क्या है? पोर्टफोलियो बीटा है। अगर 0.9 यूज़ किया गया कहीं पे रिटर्न निकालने के लिए तो वो रिटर्न भी पोर्टफोलियो का निकलेगा, या कॉस्ट भी पूरे कंपनी की निकलेगी, सिर्फ इक्विटी की नहीं निकलेगी। अब इन्होंने आगे गलती करी है एक, कहाँ गया, हाँ, अब ध्यान दो, ये वाली लाइन ध्यान दो, दूसरे वाले पार्ट में इधर, ये वाला पार्ट जो है मेन बुक। कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए उन्होंने CAPM का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, 8% रिस्क फ्री रेट, 0.9 बीटा लगाया इंटू 10। पोर्टफोलियो का बीटा लगा दिया इक्विटी के लिए, इक्विटी का बीटा लगाना चाहिए था इक्विटी के कैलकुलेशन के लिए, तो उन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दी 17%, जबकि एक्चुअल में वो होना चाहिए था ये। यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा गलती तो करी है पहले वाले पार्ट में, बट ये पार्ट में छोड़ के चल रहा हूँ, इसमें भी 17% है। ये रहा ऑल्टरनेटिव, ये प्रॉपर आंसर है, इसी को लिख के आना। यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली है 8% प्लस 1.5 का बीटा लेके। अरे 1.5 किस, क्या निकालना था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी थी, तो इक्विटी का बीटा लेना चाहिए। क्वेश्चन में क्लियरली इक्विटी का बीटा अगर 1.5 दिया हुआ है तो 1.5 लेंगे ना, 0.9 नहीं लेंगे। दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 23% आती है, डेट 8% आता है, उसका वेटेड एवरेज करोगे तो 17% इज़ द फाइनल आंसर। पुराने मटेरियल में आंसर था आपका ये 17 तो दिया हुआ था, ठीक है, एक अजम्पशन के साथ। दूसरे अजम्पशन के साथ इन्होंने 13.40 भी निकाला था, वो गलत है, ठीक है। बस इतना आपको समझना है और बाकी सारा सही। और एक गलती कहीं तो करी थी इन्होंने, देखने दो। ये यहाँ पे जो इन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला वेटेड एवरेज करके, 17% और 8% को वेटेड एवरेज किया, तो ये 13.40 आया, जबकि एक्चुअल आंसर 17 ही था। ये रहा, देयरफॉर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल शैल बी 17%, क्योंकि डेट का कैपिटल, जो डेट का बीटा आप आई थिंक 0 पकड़ रहे हो यहाँ पे, बट ओवरऑल 17% ही कैपिटल आएगा। अगर आप यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हो कि इक्विटी से ही पूरा फाइनेंस किया है, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा। यहाँ पे इन्होंने इक्विटी से फाइनेंस किया, यहाँ तो अज्यूम कर लिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी थी। ऑल एंड ऑल बोलने का मतलब बहुत सिंपल सा है, इक्विटी की कॉस्ट 23%, डेट 8%, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17। तो ये 3 चीज़ें ही है जो मेन आपको ध्यान रखनी है। पुराना मटेरियल में से सब कुछ हटा दो, ठीक है। तो एक ये करेक्शन है अच्छा खासा, जिस पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अब आते हैं सर म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में क्या हुआ? सबसे पहला, स्पेशल फंड नाम का जो टॉपिक है उसके अंदर छोटे छोटे और फंड्स है, उसमें उन्होंने एक और फंड ऐड कर दिया, दैट इज कॉन्ट फंड। अब ये कॉन्ट फंड आपके रिसेंट RTP या MTP में आया हुआ है, तो उन्होंने अब नए मटेरियल में भी ऐड कर दिया, पहले ये पोर्शन नहीं था। तो अब हम 7.9 पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पे है। पुराने मटेरियल में मिलेगा भी नहीं आपको, 7.9 पे आप भले ही चले जाओ तो उसमें आपको मैं दिखा दूंगा कहाँ पे देखना है। ये देखो, आपको मिलेगा 7.9 पे। तो 7.7 वाले पेज पे एक हेडिंग है स्पेशल फंड, उसमें इंडेक्स, इंटरनेशनल, ऑफशोर, सेक्टर, मनी मार्केट, ये सब आ गया। उसके बाद फंड्स ऑफ फंड, कैपिटल प्रोटेक्शन, गोल्ड फंड। ओल्ड मटेरियल में सिर्फ इतना ही है। और अब अगर नीचे आओगे तो दीज आर द कॉन्ट फंड। कॉन्ट फंड के बारे में मैंने बैच में, अपने रेगुलर बैच में तो कवर कराया ही है, वहाँ से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से एक बार पढ़ भी सकते हो, बहुत बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे नाम देख के डरने वाली कोई बात नहीं है, एक रीडिंग दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सो डोंट टेक स्ट्रेस। ये पोर्शन ऐड किया है, तो दिस इज समथिंग न्यू विच यू शुड रीड फॉर श्योर। मतलब पहली ऐसी चीज़ है जो कि मेरे को अच्छी लगी कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग अ बिग चेंज। बाकी तो करेक्शन है, छोटे छोटे एडिशन है। बॉन्ड रिफंडिंग वाला भी एडिशन था, लेकिन वो पहले भी क्वेश्चन कवर हो चुके थे, तो आज सच कुछ नया है नहीं उसमें। अब माइनर चेंजेस इन द लैंग्वेज ऑफ द फर्स्ट 2 लाइन्स,
तो ये एडिशन भी है, रिप्लेसमेंट भी है, ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। क्या है मैं बता देता हूँ। 7.12 पे देखो 7.12 पे एक टॉपिक है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहाँ पे भी वो टॉपिक है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आप पुराने मटेरियल में पढ़ोगे तो वो कुछ इस तरह से, ध्यान देना। एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ हाइब्रिड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर हाइब्रिड प्रोडक्ट। तो ये इज और आर का एक फर्क आ गया आपको समझ में। उसके बाद में आगे अगर आप पढ़ोगे, दैट कंबाइंस द फीचर ऑफ एन इंडेक्स फंड। पहले वाले मटेरियल में इंडेक्स फंड था, अब जो दिया है उन्होंने बोला है कि नॉट ओनली इंडेक्स, इट इज ऑल्सो, इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ द लिस्टेड स्टॉक एज वेल। तो उन्होंने बोला दैट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ लिस्टेड स्टॉक्स एंड इंडेक्स फंड। तो ये एडिशन है। तो लिस्टेड स्टॉक्स का एक जो वर्ड है वो वहां पे ऐड किया। पहले सिर्फ इंडेक्स फंड की बात कर रहे थे, लेकिन लिस्टेड स्टॉक्स भी ऐड हुए। ठीक है, छोटा सा चेंज था, नथिंग बिग। अब आते हैं सर आगे। हाँ, ये काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था बच्चों के दिमाग में, आई थिंक 3-4 साल से भी बोल सकते हो आप। तो अब जाके इंस्टीट्यूट ने उसको काफ़ी क्लियर किया है, ध्यान देना मेरी बात पे। क्वेश्चन नंबर 19 में उन्होंने क्या किया, पहले तो मैं आपको पुराना मटेरियल दिखाता हूँ। 7.24 अब आप मेरे साथ में पढ़ना। एट द एंड, वो देखो उधर वाले मटेरियल में, पुराने मटेरियल में, एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी शेयर्स एट 10%, डिबेंचर्स आर कोटेड एट 175% एंड 90% रिस्पेक्टिवली। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि ये 175 और 90% किसका है, फेस वैल्यू का, मार्केट वैल्यू का, किसका। बहुत लोगों को ये लग रहा था कि ये मार्केट वैल्यू का है, जबकि आंसर में ये फेस वैल्यू का लिया गया। तो इंस्टीट्यूट ने इस बार क्या किया, क्लैरिटी दे दी सर। इंस्टीट्यूट ने बोला कि सर इसको ऐसे पढ़ो, 7.24 ना। इंस्टीट्यूट ने बोला कि इसको ऐसे पढ़ो। अब नए मटेरियल पे आ जाना। एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी शेयर्स एंड 10% डिवेंचर्स आर कोटेड एट 175% एंड 90% रिस्पेक्टिवली ऑफ फेस वैल्यू। अब यहाँ पे क्लैरिटी दे दी कि ये 175 और 90 किसका है सर, फेस वैल्यू का है, ना कि मार्केट प्राइस। और यही फेस वैल्यू का वर्ड पहले मिसिंग था, अब ऐड कर दिया, तो क्लैरिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने इंसर्ट किया है एक ऑल्टरनेटिव आंसर, देख लेते हैं। 7.36 पेज पे मिलेगा नए मटेरियल में। पुराने मटेरियल में 3.5 पे आंसर मिल जाएगा। और अरे बहुत ही बढ़िया, सेम ऐसा ही तो हमारे पास एक क्वेश्चन था। जब कैलकुलेशन आया था तो मैंने अभी डाउट किया था कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों किया है। वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन 29 देखते हैं, चलो देख लेते हैं। पहले क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्वेश्चन 12, म्यूचुअल फंड का एक क्वेश्चन था जिसमें रिवर्स कैलकुलेशन करने थे इफेक्टिव यील्ड के, कि यील्ड आपको दी हुई थी और निकालना था कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया, डेज में। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट का जो टाइम था वो हमें नहीं पता था कि कब कब इन्वेस्टमेंट किया गया, वही निकालनी थी। क्लोज कब हुआ, वो था 31 मार्च यानी 31 मार्च 2018, और यील्ड भी निकाल के दे दिया उन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान देना लास्ट वाले पार्ट में, नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड, कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया था तीनों म्यूचुअल फंड का। एक्स को कितने टाइम के लिए होल्ड करा गया, वाई को कितने टाइम के लिए होल्ड किया गया, और जेड को कितने टाइम के लिए होल्ड किया गया। तो ये निकालने के लिए हमें क्लोजिंग डेट पता थी, ओपनिंग डेट निकालनी थी, ताकि हम दोनों का डिफरेंस ले ले। तो इन्होंने क्लोजिंग डेट निकाल ली, डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्ट, क्लोजिंग डेट तो दी हुई थी, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की डेट निकाली, ये आई वो डेट 27/12/2017, 1 मार्च 2018, 23 जनवरी 2018। ये निकलती है डेज के बेसिस पे कि कितने आपका जो रिटर्न था यील्ड, ये कितने दिन का था। तो वो था 95, 31 और 68। ठीक है,
अब एक्चुअल में निकाला जाए तो मैं आपको कैलकुलेटर पे बता देता हूँ कि ये 95 करेक्टेड फिगर है। आई थिंक ये करेक्ट वाली फिगर नहीं है, एक एक दिन पीछे आता है वो। तो मेरे को 2 मिनट दो बस, पुराने मटेरियल से पहले कंपेयर कर ले। हाँ, तो ये 95 डेज अगर आप कैलकुलेट करोगे ना 31 मार्च से पीछे आ जाओ 2018 से। देखो अब 2018 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो वो लीप ईयर तो आता नहीं है। मैं एक एग्जांपल आपको सिर्फ समझाऊंगा। ये रहा मार्च, फेब, जनवरी। अब हम पीछे आएंगे, 31 डेज इसके और 28 डेज इसके, 31 डेज इसके, तो कितने हो गए टोटल? अगर हम मैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ तो ये हो गए 90 डेज। ठीक है, हमें कितने दिन पीछे जाना था सर? 95 डेज। अब ध्यान देना, यानी कि 5 दिन और पीछे जाना है मुझे। 5 दिन यानी कि अब मैं दिसंबर में एंटर कर गया। पहला दिन है 31, उसके बाद पहला आता 30, उसके पहले आता है 29, उसके पहले आता है 28 और उसके पहले आता है 27। 95 डेज का इन्वेस्टमेंट है। तो ओरिजिनल डेट उन्होंने पकड़ ली 27, जबकि 27 को पहला दिन ख़त्म हो चुका था। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट किया। अगर मैं 1 जनवरी 2022 को इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरा एक दिन कब कंप्लीट होता है? 2 जनवरी को कंप्लीट होता है ना। मैं 1 जनवरी को तो बोलूंगा नहीं मेरा एक दिन हो गया, मैं इस दिन बोलूंगा ना मेरा एक दिन हो गया। तो 2 तारीख को बोल रहा हूँ मेरा एक दिन कंप्लीट हुआ। तो 27 को अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे 95 कंप्लीट हुए, तो एक दिन पीछे जाऊंगा तब तो मेरा ओरिजिनल डेट आएगा इन्वेस्टमेंट का। 27 को तो पहला दिन कंप्लीट हुआ था, तो इन्होंने आंसर लिख दिए 27, जबकि एक्चुअल में आंसर आता है 26। तो एक एक दिन बस आपको पीछे जाना है, उन्होंने एक दिन आगे का लिख दिया। 1 मार्च लिखा, एक दिन पीछे जाओगे तो 28 फरवरी आएगी। 23 मार्च लिखा, एक दिन पीछे जाओगे तो 22 जनवरी आएगी। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, इन्होंने लिखा ऑल्टरनेटिव है, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये करेक्ट आंसर यही है, ये गलत है। अगर एक वर्ड टू वर्ड अगर आपको चलना है तो ये काट दो और यही लिखो। अब इंस्टीट्यूट के हिसाब से तो ऑल्टरनेटिव आ गया, तो अगर फॉलो करना है कोई भी एक तो ये फॉलो करो, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, 26/12/2017 वाला। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कंपाइलर में। कंपाइलर एक सेकंड देना बस। ये देखो, ये है करेक्ट आंसर जो हमने कंपाइलर में पहले से ही इंक्लूड करके रखा था। 26/12/2017, 28 फरवरी 2018, 22 जनवरी 2018। इंस्टीट्यूट में ये दिया हुआ है 27 वाला फिगर। तो एक चीज़ को आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कंप्लीट होता है सर हमारा ये वाला पॉइंट भी। यानी कि अब अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो मान लो 27 दिसंबर 2018 को, या सॉरी 17 को इन्वेस्टमेंट किया गया और मेचोरिटी कब आई? 31 मार्च 2018 को। तो अब आप दिन कैलकुलेट कर लो। अगर 27 पकड़ते हैं तो क्या होता है? दिसंबर के कितने दिन लोगे आप? 28, 29, 30 और 31। दिसंबर के कितने दिन आए सर? सिर्फ 4 दिन आए, अगर ये डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आती है तो। फिर जनवरी के कितने? 31। फेब के कितने सर? 28। मार्च के कितने सर? 31। तो अगर आप टोटल करोगे तो ये 94 ही आएगा, ये 95 नहीं आता। इसलिए करेक्ट आंसर क्या था सर? 26/12। मानते हो बात को? तो वो 26/12 इज द राइट आंसर। और अब हम आगे बढ़ते हैं।
फटाक से पहले कंप्लीट कर लेंगे ये पहला वाला मॉड्यूल 1। उसके बाद मॉड्यूल 2 में भी काफ़ी सारे चेंजेस है, एक एक डिस्कस करना है। उसके बाद आते हैं सर इंसर्शन ऑफ अ नोट इन द एंड ऑफ सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7.36। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है उनके बनाने में, ये 2 पॉइंट एक ही है, ये जो दोनों पॉइंट है ये एक ही है। क्वेश्चन नंबर आता है 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 17 और ये काट दो तो पेज नंबर आएगा 7.41 देख लेते हैं। फटाक से मैं आगे बढ़ता हूँ सर। और बहुत ही सिंपल सा इन्होंने यहाँ पे पॉइंट ऐड इंक्लूड करा है। अगर आपको याद होगा एक क्वेश्चन था जिसमें बोनस प्लान, डिविडेंड प्लान, ग्रोथ प्लान, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो उसमें क्या होता था, बोनस वाले प्लान में इन्होंने जो मेन आंसर लिया है उसमें ये जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है उसका डिडक्शन ले लिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए एसटीटी का डिडक्शन टैक्स के हिसाब से नहीं मिलता। एसएफएम में सालों से ये करते आए थे कि डिडक्शन लेते आए थे। तो अब इंस्टीट्यूट ने उसको थोड़ा ठीक किया और बोला कि हमने ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे एक नोट डाल दी है कि ऑल्टरनेटिवली फिगर्स जो उन मार्किंग में दी गई है इस कैन बी टेकन एज विदाउट नेट ऑफ टैक्स। इन्होंने क्या किया, डिडक्शन ले लिया, नेट ऑफ टैक्स कर दिया सेल वैल्यू को, यानी कि टैक्स का डिडक्शन ले लिया। एसटीटी का नहीं मिलता वो डिडक्शन, तो विदाउट लेना चाहिए था। अब उन्होंने बोला कि आप विदाउट भी ले सकते हो क्योंकि वो डिडक्शन अलाउड नहीं है। उन्होंने अभी भी बता रहा हूँ ऑल्टरनेटिव लिखा है, वो ये नहीं बोलना चाहते कि हमने गलती करी, वो एक्चुअल में गलत है ऊपर वाला आंसर। आपने विदाउट डिडक्शन ही लेना है सर, एग्जाम में भी मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब लिख ही दिया ना, इंस्टीट्यूट ने लिखा है ये चीज़। तो आप जब एसटीटी कैलकुलेट करोगे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स तो पे ज़रूर करो, लेकिन कैपिटल गेन निकालने के लिए सेल वैल्यू में से एसटीटी माइनस मत करना जैसे यहाँ पे किया गया है, ठीक है। बस यही करेक्शन था। इसके साथ हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हुआ। मॉड्यूल 1 के सारे करेक्शन कंप्लीट हुए। मॉड्यूल 2 के अब हम शुरू करेंगे सर डेरिवेटिव से लेके आगे तक। अब ज़्यादा नहीं बचा, डेरिवेटिव्स और फिर एक ये पेज, 3 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है, फटाफट में कंप्लीट करवाता हूँ। आ जाओ तो आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 पे, डेरिवेटिव्स एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। और उसमें आई थिंक 3, 2, 5 चेंजेस है। सबसे पहला चेंज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं है, कुछ एडिशंस है और कुछ करेक्शन है छोटे मोटे। तो पहला वाला जो है, सम वैल्यूज हैव बीन इंसर्टेड इन द एंड ऑफ इलस्ट्रेशन 3 एंड माइनर चेंजेस इन द सॉल्यूशन ऑफ सब पार्ट 4 करना, 3 मत करना। 3 में कोई चेंज नहीं है, 4 में चेंज है। तो 8.26 पेज नंबर जो हम ओपन करेंगे दैट इज 8.26, यानी कि डेरिवेटिव्स का 26वां पेज। ये रहा। क्या चेंज है वो भी मैं आपको तुरंत बता देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो इलस्ट्रेशन 3 था, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसमें हर तरह का ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शन मॉडल में तीनों चारों तरह के वेरिएशंस जो है कवर किए गए हैं। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि कम टाइम में अगर आपको सारे वेरिएशन कवर करने हैं तो। अब इस क्वेश्चन में ना ये वैल्यूज गिवन नहीं थी अभी तक। आप अगर पुरानी कंपाइलर भी यूज़ कर रहे हो मेरी या रेगुलर बैच भी है तो उसमें ये डेटा नहीं दिया था, अब इंक्लूड करा इन्होंने इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में। अदरवाइज क्या हो रहा था, इसके पहले तक हम टेबल में जाके देख रहे थे, तब बच्चों को ये कंसर्न आता था कि क्या सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जिसमें वैल्यूज नहीं दी रहेगी नेचुरल लॉग की, ई की, तो ऐसे टाइम पे क्या टेबल दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली हर बार मेरे को ये बोलना पड़ता था कि सर गिवन वैल्यूज जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसमें वैल्यूज दी हुई होगी। ये वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में इसलिए नहीं दिया, अब इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में वो डेटा दे दिया। तो अब ये डेटा का इस्तेमाल करके आपको आंसर निकालना है। सेम आंसर आएगा, कोई भी चेंज नहीं है। ये अभी तक टेबल से निकालते थे, अब दे दिया तो आंसर आसान, मतलब आप बोल सकते हो कि टाइम बहुत बचेगा आपका इसमें, ठीक है। तो ये गिवन डेटा आ गया, ये पहले वाले ओल्ड मटेरियल में नहीं मिलेगा अब अगर आप नोटिस करोगे तो। और उसके बाद आप उसके चौथे पार्ट पे आना आंसर के। तो ये दो जो पार्ट है ना, D1 और D2 का जो कैलकुलेशन है उसमें यहाँ पे ये जो -0.00481 दिख रहा है, ओल्ड मटेरियल में ये 0.00480 था, 0.00480 था बस। बाकी फाइनल आंसर में कोई चेंज नहीं है कहीं पे भी।
तो ये वाला भी जो चेंज है उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक अच्छी चीज़ ही इंस्टीट्यूट ने दी है जो आपका और टाइम बचाएगी एग्ज़ाम में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको नोटिस करना है, मई 2021 ऑनवर्ड्स एम्बेडेड डेरिवेटिव वाला टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो ओल्ड सिलेबस में 8.39 पेज नंबर पे जाओगे तो एम्बेडेड डेरिवेटिव्स का पूरा टॉपिक मिलेगा, वो सारा का सारा हटा दिया। इनफैक्ट टेस्ट योर नॉलेज में से भी थ्योरी वाला जो क्वेश्चन था वो हटा दिया उन्होंने। तो एम्बेडेड डेरिवेटिव सिलेबस से हट गया। अब आते हैं स्मॉल चेंज इन लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 8.40 पे अगर आप जाओगे, ये रहा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग था, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ने जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन पैदा होता था वो अभी ठीक किए। इस क्वेश्चन में क्या था मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो कंफ्यूज हो रहे थे कि 1 मंथ बोरोइंग रेट 15% दिया था। ओल्ड मटेरियल देखोगे तो वहां पे पर एनम वाला वर्ड था ही नहीं, तो बच्चे समझ रहे थे कि 1 महीने के लिए 15% लेना है। अब क्लियर हो गया कि 15% पर एनम है। इसके बाद ओल्ड मटेरियल में डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड इज 25% पर एनम लिखा हुआ था ओल्ड मटेरियल में, एनुअल ऑलरेडी यहां पे लिख दिया, तो पर एनम वापस लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो पर एनम यहाँ से इन्होंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे पर एनम ऐड किया जहाँ पे नहीं था, यहाँ पे डिलीट कर दिया जहाँ पे था पहले वाले मटेरियल में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस क्वेश्चन में, इससे कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था कि पहले नहीं था तो वो पूरा का पूरा 1 महीने के लिए लेना था क्या 15%। अब क्लियर हो गया कि 15% साल भर का लेना है। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो इसमें कुछ डिलीशन भी था, एडिशन भी था। और अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। इन पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज इग्नोर द रूपी सिंबल बिफोर 8125। तो 8125 के आगे उन्होंने ओल्ड सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस बोलता हूँ, ओल्ड मटेरियल में 8 रूपी सिंबल लगाया था, अब हटा दिया, ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पे। तो बस एक सिंबल आपको वहाँ पे दिखेगा, नए मटेरियल में नहीं दिखेगा। चलो ये भी कंप्लीट हुआ, आगे बढ़े। In the end of question number 19, please read the line. Assume the size option is 100 shares of Delta Corporation as assume the option size is 100 share. अब आप ही पढ़ के देखो, साइज ऑप्शन 100 क्या होता है? ऑप्शन साइज इज 100, सही है ना? ऑप्शन का साइज 100 है, साइज का ऑप्शन 100 है, ये तो गलत था। तो पहले साइज ऑप्शन लिखा था, अब ऑप्शन साइज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हमें देखने की जरूरत नहीं, ये भी पार्ट कंप्लीट हुआ। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो था सिर्फ सेकंड वाला कि एम्बेडेड डेरिवेटिव हटा दिया। अच्छा, अब आ जाओ फॉरेक्स वाले पार्ट पे। फॉरेक्स वाले पार्ट पे, हाँ, छोटे 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 चेंजेस है और इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना। इन द इलस्ट्रेशन नंबर 8, अ नोट फॉर साउंडिंग ऑफ लिखा है, उसको राउंडिंग ऑफ कर दो। एक्चुअल में वो प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें भी। तो अ नोट फॉर राउंडिंग ऑफ रेट्स हैज बीन इंसर्टेड, उसमें एक नोट लिख दी क्वेश्चन में कि राउंडिंग ऑफ करो, जो भी आपके फॉरेक्स के रेट आएंगे, लेट से 0.0047 आता है तो उसको राउंड ऑफ कर दो 50 पे। राउंडिंग ऑफ के लिए फॉरेक्स में 0.0025 एंड इन मल्टीपल्स यूज होता है, तो 25, 50, 75 और 100 ऐसा लेना है नियरेस्ट। तो अब उन्होंने नोट डाल दी कि राउंडिंग ऑफ लो, राउंडिंग ऑफ लो यानी पहले राउंडिंग ऑफ नहीं लिए थे तो एक्चुअल वैल्यू यूज की थी, एग्जैक्ट वैल्यू। अब राउंडिंग ऑफ लेनी है तो सॉल्यूशन भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, तो उतना सॉल्यूशन बदल गया है। और आखिरी में उन्होंने ये वर्ड हटाने बोला है, प्लीज इग्नोर नेट अमाउंट पेबल बाय कस्टमर पर डॉलर। ठीक है, तो 9.32 पे मैं आपको ले जाता हूं और दिखा देता हूं। ये रहा, ध्यान देना, एक नोट उन्होंने ऐड कर दी। ये कौन सा है सर? इलस्ट्रेशन नंबर 8। पहले ये नोट नहीं था, रेट्स टू बी राउंडेड ऑफ टू 4 डेसिमल इन मल्टीपल्स ऑफ 0.0025। अब ध्यान दो, अब यहां पे हमारा आंसर क्या आया? 0.5930, 59.3017 17 आया। तो नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ कहां होगा? 59.3025 की तरफ। पुराने मटेरियल में तो राउंडिंग ऑफ भी उन्होंने गलत कर रखा, 9.
32, ये देखो पहले तो इन्होंने राउंडिंग ऑफ 3017 का 3000 करा था, ये रहा राउंडिंग ऑफ भी गलत था। खैर पहले तो नोट भी नहीं दी हुई थी क्वेश्चन में, यहाँ पे कहीं पे भी नोट नहीं मिलेगा। अब नोट डाल दिया और राउंडिंग ऑफ भी प्रॉपर करी तो 59.3025। अब यही आगे इस्तेमाल करना है, तो ये ध्यान देना 59.3025 आगे इस्तेमाल किया। पिछले मटेरियल में नहीं दिया था तो इन्होंने जो दिया था ना 59.30 यूज किया था। अच्छा एक्चुअल भी नहीं, उन्होंने राउंडिंग ऑफ यूज किया था लेकिन गलत वाला राउंडिंग ऑफ यूज किया था। 3000 नियरेस्ट नहीं आता, 59.3017 के नज़दीक 25 आता है, ना कि 17 पॉइंट पीछे जाना। 17 पॉइंट पीछे जाना ज़्यादा इजी है या 8 पॉइंट आगे जाना ज़्यादा इजी है? आगे जाना। तो वो इंस्टीट्यूट ने गलत करा था, उसको ठीक कर दिया। अब बच्चों को तकलीफ तो होगी, बोलेंगे कि सर ये क्या राउंडिंग ऑफ लिया, इंस्टीट्यूट को राउंडिंग ऑफ भी लेना नहीं आता था पुराने मटेरियल में, 3000 कर दिया। तो ये करेक्ट कर दिया, अब आपका टेंशन ख़त्म। तो पहले 15,000 आंसर आ रहा था, अब वो आंसर गिर के हो गया 14,875। तो ये दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे करके ये फाइनल आंसर आपका चेंज होता है, बस और कुछ भी नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हैं फटाक से। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका क्लियर। ऑन पेज नंबर 9.33 लैंग्वेज ऑफ द स्वैप लॉस हैज बीन मॉडिफाइड। और मैं बता रहा हूं काफी आसान कर दी लैंग्वेज। स्वैप लॉस की जो डेफिनेशन पुराने मटेरियल में दी थी वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग तो थी, मतलब दिक्कत ही थी उसमें। ये देखो, ये स्वैप लॉस की डेफिनेशन थी पहले। मैं पुरानी डेफिनेशन को अब हाथ ही नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधा सीधा नई डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। डिफरेंस, स्वैप लॉस का मतलब क्या है? द लॉस अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ ऑफसेटिंग इट्स पोजीशन एट द स्पॉट रेट। किस डेट का स्पॉट रेट? कैंसल जब हो रहा है तब का स्पॉट रेट जो लिया गया, और अपोजिट पोजीशन जो लेनी पड़ी अर्लीस्ट फॉरवर्ड रेट के लिए। अर्लीस्ट का मतलब क्या होता है? 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन वाला। तो कई बार आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस में कि जून महीने में मान लो जून महीने में कैंसिल हो रहा है और जून का ही फॉरवर्ड लिया जा रहा है, तो हम ये मानते हैं कि लेट से ये 3 जून है, तो जो फॉरवर्ड लिया जा रहा है वो 30 जून या 5 जून या जो भी अर्लीस्ट होगा उसका लिया जा रहा है। तो उसी महीने में उसी महीने का फॉरवर्ड लेना कोई गलत बात तो है नहीं। तो ये रहा स्वैप लॉस का मतलब क्या होता है कि जिस दिन कैंसिल हो रहा है उस दिन का स्पॉट रेट जो लेना पड़ा ऑफसेट करने के लिए पोजीशन, और जो हम नया अर्लीस्ट फॉरवर्ड रेट है, इन दोनों रेट के बीच का डिफरेंस विल बी कंसिडर्ड एज अ स्वैप लॉस। खैर स्वैप लॉस की बेहतर डेफिनेशन मैंने दी है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अर्ली डिलीवरी, स्वैप लॉस, सारे 9 पार्ट जो क्वेश्चन पॉसिबल है, उन तीनों 9 के 9 पार्ट के 3 वीडियो तकरीबन 3-4 घंटे के मैंने यूट्यूब पे अपलोड करे हैं। तो अगर आप सर्च करोगे फॉरवर्ड रेट्स या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वाले पार्ट 1, 2, 3 ऐसे 3 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। नवंबर 2021 में ही मैंने ये अपलोड करे हैं, तो यू कैन गो थ्रू द यूट्यूब चैनल फॉर दैट। लेट्स मूव अहेड फटाफट। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में उन्होंने सब पार्ट 2 और 6 का आंसर मॉडिफाई किया है। बहुत ही क्लेरिकल मिस्टेक, मतलब छोटा सा एरर था, तो बस उतना ही पार्ट उन्होंने ठीक करा है। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या था वो। ये यहाँ पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन कैसा था कि इंस्टीट्यूट ने 63, ये देखो 63.6163, कौन से पेज पे आओगे आप? ये 9.34 पे, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे क्या कहता है इंस्टीट्यूट ने? 63.6163 पहला आंसर निकाला और उसी को इस्तेमाल कर लिया आगे। जबकि यहाँ पे उन्होंने राउंड ऑफ किया था ना 6175, तो राउंड ऑफ करना जो राउंड ऑफ वाली वैल्यू थी वो यूज करनी चाहिए थी। अब इंस्टीट्यूट ने उसे ठीक कर दिया। अकॉर्डिंगली आंसर में थोड़ा सा चेंज आया, 1,56,740 की जगह अब ये 1,56,500 आ रहा है, और वही आंसर आगे भी आई थिंक कंटिन्यू हुआ है। बस ये रहा 1,56,500। समझ में आया? एक ही गलती थी, राउंडिंग ऑफ का पहले इस्तेमाल नहीं किया गया था रेट का, अब इस्तेमाल कर लिया तो सॉल्व हो गई कहानी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे करेक्शन है, लेकिन इससे आपकी क्लैरिटी आएगी कि राउंडिंग ऑफ लेना चाहिए था, नहीं लिया था तो लेना चाहिए था। स्वैप लॉस की डेफिनेशन ईजी हो गई ऐसा।
एक क्वेश्चन है जिसमें पैसा वर्ड लिखा हुआ है। इन द क्वेश्चन नंबर 16 उन्होंने मार्जिन दिया था और ये बोला था कि मार्जिन आपको पैसा में लेना है। अब पैसा कितना ये नहीं दिया था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। उसके आगे बस आपको 5 रुपए यानी कि 5 पैसा, रुपए नहीं, 5 वर्ड ऐड करना था। मैं आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूजन होगा इसलिए 9.47 पे चले जाते हैं। नए मटेरियल में दिखा देता हूँ एक साथ। ये देखो, कैलकुलेट द रेट, क्वेश्चन नंबर 16 में, टू बी कोटेड टू द इंपोर्टर बाय अज्यूमिंग एन एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 5 पैसा। पुराने मटेरियल में वो 5 जो लिखा है ना वो था ही नहीं, ऑफ पैसा। तो बच्चे बोले अरे क्या पैसा, कितना पैसा, बताओ तो सही। तो ये था उसका फाइनल आंसर। आगे बढ़े। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 हैज़ बीन स्लाइटली चेंज्ड। ज़्यादा इसमें नहीं है, 9.60 में फटाक से ले जाता हूँ, नज़दीकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है ना, इन्होंने थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा। देखो, और वो थोड़ा सा बदलने से फ़र्क भी पड़ा है, आंसर में ही फ़र्क पड़ा है, करेक्शन। तो 14.24 वॉज द करेक्ट आंसर दिस मेथड। उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से ले लिया था कि यार अगर हमारी होम कंट्री का रिटर्न, अगर आपने ये क्वेश्चन किया तो समझ में आएगा, होम कंट्री का रिटर्न 12% है, ये सही है, इधर भी देखो तो 12% ही मिलेगा आपको। तो उन्होंने बोला अगर होम कंट्री का रेट 12% है और अमेरिका में डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, मतलब या डॉलर या अप्रिशिएट हो रहा है 2%, तो गलती क्या की, 12 को उन्होंने 2% से मल्टीप्लाई कर दिया 1.02 से, और आंसर फाइनल लिख दिया कि 12.24 इज़ द फाइनल आंसर, जो कि गलत था। ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता था, वो 1.102 को 1.02 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। तो 14.24% आंसर सही आता है। ये कैसे सही है, ये हमने जब क्वेश्चन किया था तब मैंने आपको समझाया था। तो जो हमने रेगुलर बैच में करा हुआ है या फास्ट ट्रैक बैच में, जहाँ पे कहीं पे भी देखोगे तो दिस इज़ द आंसर गिवन। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, वो आंसर पहले ही गलत था, मैंने क्लास में भी बताया था, अब मटेरियल में भी सही हो गया वो। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट। अब आ जाओ इस पे। इन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 38, इन सेकंड लास्ट लाइन 3 months हैज़ बिन रिप्लेस्ड विथ 4 months। मैं जा नहीं रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ, माइनर सी मिस्टेक थी। 3 महीने की जगह 4 महीने लिखा होना चाहिए था, वहाँ 3 महीने लिख दिया उन्होंने ओल्ड मटेरियल में, अब 4 महीने मैंने कर दिया, मतलब इंस्टीट्यूट ने कर दिया उसको, यानी ठीक कर दिया। सो दिस इज़ रिप्लेसमेंट। ऐसे करके ये सारा फॉरेक्स आपका आई थिंक ख़त्म हो गया। कुछ बाकी है कि, हाँ एक क्वेश्चन बाकी है, बहुत ही बढ़िया सी चीज़। ये वाला भी बहुत बच्चों के दिमाग में आया था कि सर जब एवरेज रेट लिया गया है फॉरवर्ड का, तो इन्होंने यहाँ पे एवरेज क्यों नहीं निकाला। आइए सर क्वेश्चन नंबर 41 में दिखाता हूँ आपको, 9.82, 41 क्वेश्चन ना। तो सबसे पहले आई थिंक 41 में आपको क्वेश्चन ही पढ़ा देता हूँ, इधर मैं क्वेश्चन में बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी। ध्यान देना, ये नाइट्रोजन लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, और अगर नाइट्रोजन लिमिटेड वाले क्वेश्चन में आई थिंक ये वाला एवरेज वाला नहीं है, एवरेज वाला दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो उन्होंने बस छोटी सी मिस्टेक करी है उसमें, ध्यान देना। While calculating the forward rate, please add 0.0060 instead of 0.0055। तो इन्होंने बस एक गलती कर दी, 0.0055 ये वाला पॉइंट ऐड कर दिया, इसके बजाय 60 ऐड करना चाहिए था, तो ये ऐड कर दिया, बस वो ये गलती हो गई और कुछ नहीं। अब आप ही देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, 1770 अगर आप लोगे तो ये वाला पॉइंट ही लोगे ना, 1770 के साथ 60 लोगे, आस्क आस्क, और इस बिड के साथ बिड वाला पॉइंट लोगे। ठीक है, ऐड लेस करना बात की बात है, प्रीमियम है तो हम ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज डिस्काउंट होता तो हम डिस्काउंट करते ना, माइनस करते, बट यहाँ ऐड करना है। तो 70 के साथ में क्या ऐड करोगे, 60। अब पुराने मटेरियल में जाते हैं, देखते हैं वहाँ उन्होंने क्या किया। पेज नंबर 9.82 राइट। ये देखो, यहीं से आपको पता चल जाएगा, 70 के साथ उन्होंने 55 ऐड करा, जो कि गलत था। अपन यहाँ मटेरियल में सब सही है, तो आपको इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 70 में 60 ऐड करना चाहिए था। तो अब जो ये पुराना मटेरियल है जो उधर वाला दिखा रहा हूँ, गलत था वो, ठीक है। तो अब जो उन्होंने किया वो सही कर दिया, 82 में 9.82।
ये देखो, अब उन्होंने 1770 के साथ 60 ऐड कर दिया, ठीक है। तो पर बिड की जगह आस्क की जगह बिड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इन्होंने बिड क्यों ऐड किया जब आस्क करना चाहिए था, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 1 एंड इट्स सॉल्यूशन हैज बीन स्लाइटली रिवाइज्ड, ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन 1 नहीं 2 को स्लाइटली रिवाइज किया गया है। 1 में कोई चेंज नहीं मिलेगा अगर आप देखोगे तो। अब मैं इलिस्ट्रेशन 1 में चले जाता हूँ, ये अपना नेक्स्ट वाला चैप्टर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इलिस्ट्रेशन 1 में तो आज सच आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। 2 में आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे, वो क्या है मैं बता देता हूँ। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेज नंबर 10.9, ये रहा पेज नंबर 10.9 न्यू मटेरियल में। ओल्ड मटेरियल में भी बता देता हूँ, 10.8, ठीक है। आप चेंज देखते हैं क्या है। हाँ, मैंने यहाँ पे मार्किंग नहीं करी ना, इसको मार्किंग करनी पड़ेगी। ये वाला पैराग्राफ देखो, मैं पहले ओल्ड मटेरियल का बता देता हूँ आपको। सो ओल्ड मटेरियल में सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो देखोगे ना इलस्ट्रेशन वाला, तो यहां से पकड़ो। द करंट WACC ऑफ द कंपनी इज 12%, एवरेज मार्केट रिटर्न 11%, इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्री रेट 8%, इक्विटी का बीटा 0.45, और कंपनी की जो फंडिंग रेशियो है वो है वाटर पार्क की 55 और 45% डेट। ये था पैराग्राफ। अब वही पैराग्राफ में क्या चेंज आया, सीधा सीधा मार्केट रिटर्न से चालू किया 11%, ट्रेजरी बॉन्ड 8%, इक्विटी बीटा 0.45, फंडिंग रेशियो ये क्या हटाया सर, उन्होंने बस एक लाइन हटा दी, वो है सर करंट WACC ऑफ द कंपनी इज 12%, ये वाली लाइन उन्होंने हटा दी। मतलब उन्होंने WACC कैलकुलेट यहाँ पे आपको दिया ही नहीं नए क्वेश्चन में। मान के चलो कि अब आपको WACC नहीं दिया हुआ है, तो WACC शायद निकालना पड़ेगा, और निकालने के टाइम पे तो कोई दिक्कत एज सच नहीं आएगी। आएगी। अब हमने क्या किया है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक मैंने इसमें चेंज कराया था, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में गलत है ये बता के सही कराया था हमने। अब ओल्ड मटेरियल में क्या दिया हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओल्ड मटेरियल में 11/8 1.83, अच्छा यहाँ आ जाते हैं। कहाँ कहाँ चेंज है और मैं बता देता हूँ। 1.106 का असेट बीटा ठीक है सेम है। उसके बाद इक्विटी बीटा में फ़र्क आएगा, इक्विटी बीटा 1.83 आ रहा है नए वाले में, और क्यों आ रहा है ये भी मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल। इक्विटी बीटा 1.74 आ रहा था पुराने मटेरियल में, जहाँ पे उन्होंने 30% का टैक्स रेट लिया था। ये चीज़ मैंने आपको समझाई भी थी रेगुलर बैच में कि 30% नहीं लेना चाहिए। 30% का टैक्स रेट इंडिया का है, मैं आपको रीज़न भी बता रहा हूँ, और 20% का टैक्स रेट नेपाल का है। पूरा प्रोजेक्ट नेपाल का है, फंडिंग बाहर से हो रही है, इंडिया का कोई लेना देना नहीं, तो इंडिया का टैक्स रेट यूज़ नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। आप नेपालीज करेंसी को अगर डिस्काउंट करना चाहते हो तो नेपाल का ही टैक्स लगेगा। तो अब उन्होंने वो 30% हटा के 20 करा, यानी कि ठीक कर दिया। आई बात आपको समझ में। 20% जैसे ही किया तो इक्विटी बीटा की वैल्यू बदल गई, पहले 1.74 आ रही थी, अब वो 1.83 आ रही है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा मेरे को भी धुंधला धुंधला याद है, तो हम हमारे मटेरियल में देख लेते हैं कंपाइलर में हमने क्या किया था। अगर वहाँ करेक्शन की ज़रूरत होगी तो वहाँ करेक्शन कर देंगे। हालांकि जहाँ तक मेरे को याद है करेक्शन मैंने करवाए थे। यहाँ तो कंपाइलर में भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल का ही आंसर होगा, बट वहाँ पे कुछ वर्किंग करी होगी तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यार करेक्शन करवाए थे। ये ये देखो, ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना।
ये मैंने क्लियर आपको करेक्शन कराया था रेगुलर बैच में, पुराने मटेरियल में। यानी कि अगर आपके पास पुरानी बैच है, पुराना मटेरियल है, तो आपको फिर भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये जो करेक्शन हम कर चुके हैं। 1.74 इंस्टीट्यूट के मटेरियल में लिखा था, कंपाइलर इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से आती है, तो मैंने वही डाला। और फिर बैच में करेक्ट भी करवाया कि 30% नहीं लेना चाहिए था, 20% लेना चाहिए था। उसका इम्पैक्ट इक्विटी बीटा पे पड़ा, 1.74 की जगह वो 1.83 होना चाहिए था। उसका इम्पैक्ट फाइनल यहाँ पे भी पड़ा कि वो 10.51, ये ध्यान देना, ये 10.51 नहीं आएगा, फिर ये 10.66 है समथिंग आएगा। मैंने आई थिंक बहुत माइनर सा इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी सारा आई थिंक क्लास में कराया होगा। तो ये थोड़ा थोड़ा आगे आगे जाके ना 1.83, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, 1.83 अगर आप यहाँ पे रख दोगे तो ये इक्विटी बीटा चेंज हो जाएगी, इक्विटी बीटा चेंज हो गया तो WACC चेंज हो जाएगा, WACC यहाँ पे फिर आपका 10.66 आएगा। ठीक है, क्लास नोट्स अगर आपके पास में PDF होगा, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसमें अगर आप देखना आपको ये आंसर मिल जाएगा। सो बस इतना सा चेंज है जो आपको उसमें देखना है और करेक्शन करना है। हालांकि फाइनल आंसर में आपको इतना बड़ा फ़र्क समझ में नहीं आएगा। तो देखो 167 165.79, तो उस एक रेट की वजह से ना बाकी आगे थोड़ा 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 सब चेंज हो गया। इनफैक्ट ज़्यादा नहीं तो भी आपको डिस्काउंटिंग रेट बस आपके चेंज हो जाएंगे। ये तो 905 की जगह 904 आ गया ऐसे, तो उसकी वजह से थोड़ा आंसर फाइनल वाला बदला है, बाकी और नहीं ज़्यादा दिक्कत। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आप बोल सकते हो जो कि मटेरियल में चेंज आया है। तो बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे थे अब उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट था करेक्शन। आई थिंक फॉरेक्स वाला तो पूरा इम्पॉर्टेंट मान के चलो आप, ये तो मैं पूरा इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ जानबूझ के, बाकी तो कुछ इतना काम का नहीं। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर पे। ठीक है, एक ये ठीक कर लेना कि 1 की जगह ये 2 है, इंस्टीट्यूट ने ये भी थोड़ा सा दिक्कत ही निकाला। तो WACC हट गया, और जो WACC नया वाला आएगा वो 10.66 आएगा एंड नॉट 10.51। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, यही फाइल में अपलोड करने वाला हूँ। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में आ जाओ। एक और छोटा सा करेक्शन था 11.2 पे डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप 2-2 1.5 घंटा इसमें डालो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो सर डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये मैं लास्ट लाइन पूरी पढ़ता हूँ तभी समझ में आएगा, यहाँ से पढ़ो। कॉन्वर्सली, ये किसका है सर? गैप एक्सपोजर, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क में गैप एक्सपोजर नाम की चीज है उसका। कॉन्वर्सली अ निगेटिव और लाइबिलिटी सेंसिटिव गैप, निगेटिव गैप अगर आता है तो दैट इंप्लाइज दैट द बैंक्स NII नेट इंटरेस्ट इनकम कुड इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन द मार्केट रेट। पहले वाले मटेरियल में ये डिक्रीज वर्ड था, मतलब NII गिरेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरे, जो कि गलत था। NII बढ़ेंगे, कुड इंक्रीज अगर इंटरेस्ट रेट गिरे, ये सही है। सो इंक्रीज इज द प्रॉपर वर्ड, डिक्रीज या डिक्लाइन हटा देना है आपको। बस इतना सा था चेंज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में कैलकुलेशन ऑफ द फिगर्स प्लीज कंसिडर 3 डेसिमल पॉइंट इंस्टेड ऑफ 4 एंड अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन स्टैंड स्लाइटली रिवाइज्ड। 11 नंबर 11.15 में क्या हुआ ध्यान देना। यह है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्या हुआ इस क्वेश्चन पे, उन्होंने वर्कआउट फिगर्स एट ईच स्टेज अप टू 3 डेसिमल कर दिया। पुराने मटेरियल में वो 4 डेसिमल मिलेगा, तो कोई अगर आप कंपाइलर में भी क्वेश्चन देख रहे हो तो वहां पे 4 हो सकता है, उसको 3 कर लो करना है तो। और उसके बाद क्या हुआ, 4 डेसिमल का 3 करने की वजह से आंसर्स में फर्क आ गया, और बहुत छोटा सा फर्क आया राउंडिंग ऑफ का। 16 की जगह कोई वैल्यू 17-18 आ रही होगी, बस वही है। तो इसका आंसर भी थोड़ा बहुत बदल गया है, चिंता वाला कोई विषय नहीं है। अब एक और छोटा सा सिली मिस्टेक का करेक्शन है कि क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने 1% फालतू का एक्स्ट्रा दे दिया था, अब वो हटाने बोला कि इग्नोर करो उसे। मैं आपको समझा देता हूँ वो कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 7 में ना, ये देखो, अगर आप पढ़ोगे ना ये वाली लाइन तो यहां से पढ़ना शुरू करो। टू बी एज ऑन 31 मार्च 2013 एट 10.2%, कि 31 मार्च 2013 को रेट आपको 10.2 पकड़ना है।
31 मार्च 2014 को रेट 11.5% पकड़ना है, 31 मार्च 2015 का रेट 9.25% पकड़ना है, और 31 मार्च 2016 का रेट, अच्छा इन्होंने, ये तो नया मटेरियल है ना, नया मटेरियल में कैसे पता चलेगा कि गलती क्या है, क्योंकि वो तो हटा दिया। 11.11.15 12.15 11.17 11 चैप्टर में कैसे इंक्लूड कर दिया, अच्छा सही बात है। ये देखो, हाँ तो यहाँ देखो, सो 2015 का रेट हो गया 9.25%, 31 मार्च 2016 का एट 9% एंड 8.25%, ये दो रेट दे दिए थे वहां पे, जबकि सबके एक एक रेट थे। नए वाले मटेरियल में ये 9% हटा दिया, 8.25 ही फाइनल रखा। अब हमने क्या आंसर लिया है, हमने या तो 9% से लिया होगा और 8.25 हटाया होगा, तो आंसर फाइनल बदल जाएगा। हमने 8.25 लिया होगा और 9 हटा दिया होगा, तो फिर सही है। कंपाइलर में क्या है करना, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में आ जाएगा। या क्वेश्चन नंबर 22, देखो ध्यान देना कंपाइलर में क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप ये लास्ट वाली लाइन देखोगे, उसमें मैंने भी यहाँ पे क्लियरली आपको बता दिया था कि आप भी 9% हटा दो, ये दिख रहा है, काट दो, क्योंकि ये फालतू का दिया हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो चलो हमने सही किया है, आपको कंपाइलर में भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आगे आते हैं सर, फटाफट फटाफट ख़त्म करते हैं अब। माइनर चेंजेस इन क्वेश्चन इन सेकंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में। तो 11.20 में हमें जाना है, ये रहा। क्या चेंज आया है, बहुत ही छोटा सा चेंज है। अच्छा नहीं, ये तो वो ये वाला, अरे ध्यान देना, मैं क्या चेंज है बताता हूँ। ये जो 11.20 पेज पे आपको मिल जाएगा, ये कैलकुलेशन है सेकंड पार्ट में। इंस्टीट्यूट से बस एक गलती हो गई थी कि 0.3018 है ना यहाँ पे, आगे उन्होंने पुराने मटेरियल में क्या किया था, 0.30166 ले लिया था, तो ये जो एक ज़ीरो है ना वो नहीं लगाया था इंस्टीट्यूट ने। आंसर सही निकाला था, बस प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई, तो आंसर में कोई चेंज नहीं है, एक ज़ीरो ऐड करना था, कर दिया, बहुत छोटा सा फ़र्क है। तो एज सच इसमें भी एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मीनिंग बदल जाता था, तो ये मार्क कर लो अगर करना है तो, बाकी तो ठीक है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन वाले चैप्टर में आते हैं, और इसको मैं फटाक से ख़त्म करता हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 3 चेंजेस है, तीनों रिप्लेसमेंट है, कि ये वर्ड की जगह वो मान लो, वो की जगह वो मान लो। अब इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। 12.16 यानी 12.16 पेज पे 12.16 पे आपको मिल जाएगा चेंज। वो कौन सा इलस्ट्रेशन है वो भी देख लेंगे। सो इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर दो यहाँ पे। अब उसमें क्या करना है, ये जो वर्ड है ना सरप्लस फंड, यहाँ पे पहले था रिजर्व्स एंड सरप्लस, अब इंस्टीट्यूट बोलती है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस की जगह आप सरप्लस फंड्स कर दो उसको। एक ये चेंज बताया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बोला कि इक्विटी वैल्यू ही कंसिडर करो। पुराने मटेरियल में वहां पे क्या सेंटेंस था, एंटरप्राइज वैल्यू, इक्विटी वैल्यू ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू, ऐसा सेंटेंस था। 12 पॉइंट एक साथ ये रहा, अभी दिखा देता हूँ ना। अच्छा, पुराने मटेरियल में ये सेंटेंस था, ये देखो, इक्विटी वैल्यू और ब्रैकेट में एंटरप्राइज वैल्यू, जबकि जरूरत ही नहीं थी उसकी, सिर्फ इक्विटी वैल्यू रखो, तो ये भी छोटा सा चेंज हो गया। लास्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो, प्लीज रीड द लाइन, फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड इट विल स्टेबलाइज।
तो ये इट की जगह पे आपको पढ़ना है कि फ्रॉम 4th ईयर ऑनवर्ड कैश फ्लो विल स्टेबलाइज्ड। सिंपल, इट की जगह कैश फ्लो रखना है, इट की जगह कैश फ्लो रखना है। तो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में कोई बड़ा चेंज आया नहीं है। अब देखो एक हाथ दो बड़े चेंज की बात करेंगे। अंडर द सब हेडिंग 4.2 प्लीज इग्नोर द लास्ट पैरा। मर्जर में एक पैराग्राफ इन्होंने डिलीट कर दिया 13.10। जो डिलीट कर दिया नए मटेरियल में तो नहीं मिलेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा पुराने मटेरियल में। ये देखो, सो 4.3 फाइनेंशियल इवैल्यूएशन की जस्ट ऊपर किसके अंडर में ये भी बता देता, स्कीम ऑफ अमेलगमेशन और मर्जर में एक पैराग्राफ था ये वाला, द पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑल्सो हैज टू बी क्लियरली सेट आउट। यहां से लेके ये पूरा पैराग्राफ डिलीट हो गया है इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। इसके बाद और एक चीज डिलीट हुई है, केस स्टडीज जो दी थी मर्जर के चैप्टर में, सारी की सारी केस स्टडीज हटा दी। कौन सी केस स्टडीज थी सर वो, मैं भी आपको बताता हूँ। बहुत ही बढ़िया किया, वैसे भी हमने उसको जानबूझ के कवर किया ही नहीं था कहीं पे, खत्म, क्योंकि लॉजिक ही नहीं बैठता, पुराना हो चुका है। 11 नंबर पे केस स्टडीज 13.23 पे, इंस्टीट्यूट के नए मटेरियल में नहीं पुराने में मिलेगी। तो पुराना मटेरियल आपके पास है तो उसमें ये केस स्टडीज वाला जो पूरा टॉपिक है, इसके में भारतीय एयरटेल का केस स्टडी, उसके बाद में जो लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड को खरीद रही उसकी केस स्टडी थी, उसके बाद में रैनबैक्सी दाइची की केस स्टडी थी, उसके बाद सन फार्मा रैनबैक्सी, ये सारी केस स्टडीज डिलीट हो गई है सर। कहाँ तक ये भी बता रहा हूँ मैं, मार्किंग करना है तो पेज नंबर 13.31 तक सीधा चालू होएगा 12वां टॉपिक, वहाँ पे 11 नंबर से चालू होगा मर्जर्स एंड एक्विजिशन फेलियर। बाकी सारा, अच्छा सॉरी, हाँ ये रैशनल बजाज ऑटो लिमिटेड ये भी आपकी केस स्टडी डिलीट हो गई। तो केस स्टडी सारी हटा दी। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए, एक पैराग्राफ हटाया, केस स्टडी हटाई। ये बहुत छोटा सा है कि क्वेश्चन नंबर 19 में लास्ट लाइन में एक पैराग्राफ में ईपीएस लिखा है तो उसको आफ्टर अर्निंग्स ऐसा पढ़ना है। प्लीज कंसिडर ईपीएस आफ्टर अर्निंग्स, ज़्यादा मैटर नहीं करता। इन क्वेश्चन नंबर 30 एक फिगर मिसिंग थी 30 नंबर के क्वेश्चन में। अगर आप टेबल देखोगे ना इंस्टीट्यूट के मटेरियल में 13.55 पेज पे, तो आपको अपने आप ही बैलेंस शीट साइड में सबसे पहली रो में एक फिगर मिसिंग मिलेगी। तो वो फिगर है 7 लाख की, 70 लाख नहीं है सर, वो 7 लाख है। तो यहाँ पे इन्होंने गलती से 70 लिखा है, उसको 7 लाख कर देना, ठीक है। 13.55 ना, अभी बता देता हूँ, ज़्यादा दूर है नहीं वो एक्चुअली। ये देखो 70,000 शेयर के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 7 लाख लिखा हुआ होना चाहिए था। टोटल बराबर है 7 और 3 10 और 6,20,000 16,20,000, बट वहाँ पे लिखा नहीं था, अब लिख दिया इंस्टीट्यूट ने। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं। तो मर्जर में भी सिर्फ पहले के 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने लिख दिया, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी के छोड़ दो। हाँ, बूटस्ट्रैपिंग वाले कॉन्सेप्ट में स्टार्टअप फाइनेंस के लास्ट वाला पैराग्राफ ऑलरेडी कवर्ड था, तो अब उन्होंने बोला डिलीट कर दो यार, क्या करोगे बार बार पढ़ के एक ही चीज। तो 14.7 14.7 ना, अच्छा नए में तो मिलेगा ही नहीं आपको, पुराने में ही ढूंढना पड़ेगा डिलीट हुए वाला टॉपिक। ये देखो, सो बूटस्ट्रैपिंग मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप्स में पहला टॉपिक था बूटस्ट्रैपिंग, और बूटस्ट्रैपिंग में एक लास्ट पैराग्राफ था द ओनर और फाइनेंशियल ऑफिसर में गिव हाफ द ऑर्डर ऑन क्रेडिट एंड ऑल दैट, वो सब अब हटा दिया गया। तो बस सर इतने सारे चेंजेस थे, मैंने आपका काफ़ी टाइम लिया, 1 घंटे 20 मिनट के आसपास। तो बस ठीक है, और क्या है इम्पोर्टेंट एक बार आई थिंक मैं मार्क कर दूं क्या, और क्या बचा है, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना इम्पोर्टेंट था मैंने उधर बता दिया। स्टार्टिंग में सच हमने कुछ इम्पोर्टेंट मार्किंग नहीं करी, ये है ना, मैं कर देता हूँ तो आपको एटलीस्ट बाद में काम आएगा। कॉन्ट फंड वाला जो टॉपिक था ठीक है। तो ये सारा का सारा सर मटेरियल अगर आपने पढ़ा है तो अब मैं ये अपडेट कर देता हूँ। मैं 3 मटेरियल के लिंक आपको दे देता हूँ,
टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। पहला तो मैं ये वाली शीट दे दूंगा सिग्निफिकेंट चेंजेस की। उसके बाद में इंस्टीट्यूट का ओल्ड स्टडी मटेरियल भी मैं दे दूंगा जिसमें मैंने हाईलाइट किया जगह जगह पे, और मैं नया स्टडी मटेरियल भी दे दूंगा जिसमें भी आपको हाईलाइट किया हुआ है। तो नया वाला ज़्यादा मैटर करेगा जिसमें चेंजेस दिखेंगे, पुराने वाले में उतने चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। This was all about all the changes as compared to the Institute study material of SFM from November 2020 to November 2021. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप आखिरी तक पहुँचे क्या। अगर हाँ तो आपको कैसा लगा, आपके कुछ फीडबैक्स वगैरह होंगे तो वो भी मेरे को बताइए। अगली वीडियो में मैं ज़रूर इंश्योर करूँगा कि आपके लिए मैं कुछ बेहतर और अच्छे तरीके से ला सकूँ। सी यू।